नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बंगाल में बदलाव के साथ बदले की सियासत पर आज हम आपको दिखाएंगे हमारी एक खास पेशकश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था को लेकर उस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर नौबत यहां तक कैसे आई? क्या बंगाल में वोट युद्ध छिड़ गया है? बम, बारूद और बदले वाला बंगाल। बदलाव के साथ बदले की सियासत वाला बंगाल। दशकों से रक्त चरित्र वाला बंगाल। जहां एक बार फिर लोकतंत्र पर पत्थर और लाठी की चोट पड़ रही है। कानून व्यवस्था पर अराजक भीड़ हावी है। रैलियों, रोड शो में मारधाड़ और पिटाई वाली पॉलिटिक्स है। खाकी पर खादी का रंग चढ़ने के आरोप लग रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जुबान जहर उगल रही है और एक के बदले 4 की लाशें गिराने की बातें हो रही हैं। सीएम की जुबान भी बहक रही है। राजनीतिक रण में राजधर्म पर सवाल उठ रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन तक बात जा पहुंची है। बंगाल के बवाल का शोर दिल्ली तक और दिल्ली से पूरे देश में गूंज रहा है। आखिर ये नौबत क्यों आई? तो सुनिए। बंगाल में ये बवाल सीधे तौर पर एक वोट युद्ध है। अगले साल यानी 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2094 सीटों में से बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी ने सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लोग मोदी जी के साथ हैं, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे इस बात को। दूसरी तरफ बीजेपी की इस सियासी हुंकार के जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग बबूला है। চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে, কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায়, দেখো আমরা মেরেছি। আরে তোমার পেছনে 50 টাকারই কেন যায়? इस जुबानी जंग के साथ ऐसी सियासी रंजिश छिड़ गई है जिसने देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी नहीं बख्शा। नड्डा 2021 के मिशन बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे थे। 9 दिसंबर को बंगाल की धरती पर कदम रखते ही टीएमसी के काले झंडे लहराने लगे। हैरानी ये कि पुलिस मौजूद नहीं थी और किसी तरह नड्डा को कार से बचाकर निकाला गया। दूसरी तरफ नड्डा भी सीधे
ममता बनर्जी की असेंबली सीट पर उन्हें चुनौती देने का मन बनाकर आए थे। बीजेपी अध्यक्ष ममता की सीट भवानीपुर पहुंचे। घर घर लोगों से मिलने के दौरान जब जन सैलाब उमड़ पड़ा, ममता की सीट से ही उन्होंने उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। क्या आज इस तरीके की कल्पना ममता जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि देयर विल बी नो डिबेट, देयर विल बी नो डिस्कशन? मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। हम इस तरीके की घटना को कभी सहने वाले नहीं हैं। अगले दिन नड्डा ने टीएमसी के गढ़ डायमंड हार्बर का रुख किया। कोलकाता से 24 परगना के डायमंड हार्बर के लिए नड्डा का काफिला शीराकोल पहुंचा, जहां सड़क के दोनों तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े थे। नड्डा के काफिले का रास्ता रोक लिया गया और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से नड्डा बच गए, लेकिन बीजेपी महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए। उनके बाएं हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला होता है और ये लोकतंत्र का मजाक है। ये तो तानाशाही से भी ऊपर हो गया ममता का व्यवहार। तो ये बहुत निंदनीय है। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि क्यों जेड सिक्योरिटी के सारे नियम बदलकर वहां क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। ये साफ होता है कि पार्टी ही वहां जो तृणमूल कांग्रेस है वही दंगे फसाद की योजना कर रही है। इस हमले के बाद जहां पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मसले पर ममता सरकार कटघरे में खड़ी है, वहीं उनका इस हमले को बीजेपी की नौटंकी करार देना तूल पकड़ चुका है। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच टक्कर है, वहीं ममता सरकार और राज्यपाल के बीच भी टकराव होते रहते हैं। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद राज्यपाल ने कानून व्यवस्था की पूरी मशीनरी पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने हमले पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है, जिसने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली तलब कर लिया। कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। राज्यपाल की ये नसीहत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की तैयारी का संकेत तो नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद से ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक्टिव है। खुद को संविधान का रक्षक बताते हुए राज्यपाल ने हमले के फौरन बाद राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को शाम 6 बजे राजभवन तलब कर लिया था। एक के बाद एक ट्वीट में राज्यपाल ने जहां बंगाल में अराजकता और कानून व्यवस्था के हालात को बेकाबू बताया था, वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस को पॉलिटिकल पुलिस बता दिया, जो नड्डा के काफिले पर हमले का समर्थन कर रही थी। राज्यपाल का यही तल्ख लहजा शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा, जहां उन्होंने ममता सरकार को इशारों इशारों में चेतावनी दे दी। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विद फायर ऑफ दिस नेचर। This is too dangerous to be acceptable by anyone who believes in Indian Constitution, who believes in rule of law. आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। ममता बनर्जी का राजभवन से टकराव अक्सर होता रहा है, मगर अब जो हो रहा है वो किसी बड़े राजनीतिक भूचाल का संकेत दे रहा है। ऐसी आशंका है कि क्या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला ममता बनर्जी को भारी पड़ने वाला है? क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करने का संवैधानिक अधिकार आजमा सकती है? क्या बंगाल में विधानसभा का चुनाव राष्ट्रपति शासन के अधीन लड़ा जाएगा? फिलहाल ये कयास है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा तो 43 साल बाद बंगाल में ऐसा होगा। इससे पहले अप्रैल 1977 में कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार को बर्खास्त किया गया था। फिलहाल राज्यपाल के तेवर और केंद्र की ओर से नड्डा पर हमले को गंभीरता से लेना बहुत कुछ बता रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को 14 दिसंबर को दिल्ली तलब किया है। मुख्य सचिव और डीजीपी को लॉ एंड ऑर्डर के खराब हालात पर सवाल पूछे जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक हिंसा और दूसरे अपराध रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी को राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने के कुछ ही घंटे के भीतर फोन किया गया। राज्यपाल ने जेपी नड्डा पर हुए हमले के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में राज्यपाल ने कहा है, जेपी नड्डा के काफिले में पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। कार्यक्रम की सूचना होने पर भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई। सरकारी तंत्र का इतना राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का इतना अपराधीकरण कर दिया है कि यदि अगर आप रूलिंग पार्टी के राइट साइड में नहीं है, आपके कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है। ऐसे मामले में राज्यपाल चैन से राजभवन में नहीं सो सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के अंदर लिखा हुआ है, ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स द गवर्नर। लगातार यदि अगर वो ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रही हैं और एक के बाद आप देखेंगे पब्लिक सर्वेंट्स आर एक्टिंग एज पॉलिटिकल वर्कर्स। पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली पॉलिटिसाइज्ड। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को जेपी नड्डा पर हुए हमले में कार्रवाई की जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने गृह सचिव अजय भल्ला को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए थे। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चूंकि कार्रवाई की गई है, इसलिए 14 तारीख को मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली आने से छूट दी जाए। साफ है कि जेपी नड्डा पर हमले का मामला पश्चिम बंगाल सरकार पर भारी पड़ रहा है। ममता सरकार इस मुसीबत से अभी उबरी भी नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल जाने का फैसला कर लिया है। अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल में रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ममता जी भाजपा के ऊपर हमले करके आप भाजपा के विकास को बंगाल में रोक नहीं पाएंगे। ये आपने पहले भी किया, 130 लोग मरे, हम 18 जीत गए। अब आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करवाया, हमारे महामंत्रियों पर करवाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लोकतंत्र में लोकलाज सब खत्म हो गया है? अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक ही होगा, लेकिन ममता बनर्जी निशाने पर होंगी। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह, मुनीश पांडे और मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल में जब जब सियासी वर्चस्व की लड़ाई हुई है, तब तब राज्य में कानून व्यवस्था चरमराती नजर आई है। और इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता किला ध्वस्त करने का मंसूबा बनाया है और इसी के विरोध में ममता की पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। लिहाजा एक बार फिर से राज्य में बवाल मचा हुआ है। बंगाल में राजनीतिक रंजिश और हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। जेपी नड्डा से पहले भी बीजेपी के बड़े नेता हमले का शिकार हो चुके हैं। 2019 में कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा भड़क गई थी। वहीं पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी के शीशे तोड़ डाले गए थे। सूबे में सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई अक्सर हिंसा की शक्ल ले लेती है। हिंसा का नया दौर 2014 के बाद शुरू हुआ, जब बीजेपी देश की सत्ता में आई। उसने पश्चिम बंगाल में पैर पसारना शुरू किया तो टीएमसी के साथ उसकी जबरदस्त सियासी जंग छिड़ गई। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि 2014 के बाद से लेकर अब तक बंगाल में बीजेपी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता राजनीतिक लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके हैं। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे।
वहीं बिहार में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा था। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। इन हमलों के बीच ममता बनर्जी भी मुस्तैदी से डटी रही। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिन पर बीजेपी की नजर 2014 के बाद से ही बनी हुई है। वहीं विधानसभा चुनावों में भी वो ममता बनर्जी को चुनौती देना चाहती है। 2016 में ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में लौट आई, लेकिन बीजेपी ने 2019 के आम चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी की सियासी रंजिश खुलकर सामने आई। बसीरहाट में चुनाव के दिन भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता में हिंसक झड़प हुई। बीजेपी और टीएमसी की ये सियासी लड़ाई आज भी जारी है। इसी जंग में कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पर टीएमसी के सियासी रंग में रंगने के आरोप लग रहे हैं और यही बंगाल में बढ़ते संकट की वजह है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ बेहद नाराज हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिदायत दी है कि वो आग से ना खेले। मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने उनसे खास बातचीत की। धनखड़ जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने कहा है कि ममता बनर्जी को समझना होगा, जहां से वो अपने काम को भूलेंगी वहीं से मेरा दायित्व शुरू होता है। क्या ये सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन के संकेत हैं जो आप जगदीप जी देना चाह रहे हैं ममता बनर्जी को? नहीं अंजना जी, मेरा साफ ये कहना है कि भारत के संविधान के तहत ममता जी का और मेरा कार्य क्षेत्र निर्धारित है। मेरा काम है भारत के संविधान को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना और पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करना। ममता जी का दायित्व है, ममता जी का ऑब्लिगेशन है। शी मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक ममता जी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करती रहेंगी, जब तक रूल ऑफ लॉ के अनुसार काम करती रहेंगी, राज्यपाल का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। पर जब भी ममता जी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का ट्रांसग्रेशन करेंगी तो मेरी शपथ को विंडिकेट करने के लिए, मेरी शपथ के तहत कार्य करने के लिए आई विल हैव टू स्टेप इन। अब राज्यपाल कैन नॉट बी पोस्ट ऑफिस और अ रबर स्टैंप। आई कैन नॉट फिडल इन राजभवन ऐसी परिस्थिति में जहां पर ह्यूमन राइट्स आर इन फ्लेम्स, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने देखा होगा कल का जो कार्यक्रम हुआ, उससे पूरे प्रांत में बहुत जबरदस्त संदेश गया है कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान शासन व्यवस्था सरकारी तंत्र का इतना दुरुपयोग कर सकती है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए किसी भी तरीके से जाए तो ठीक नहीं है। ऐसी व्यवस्था होना हमें शर्मसार करती है। जी, लेकिन संविधान तो इस पे बहुत स्पष्ट है ना सर, कि चुनी हुई सरकार के हाथों में ही प्रशासन के बागडोर होंगे और सरकारी तंत्र होगा। वो लकीर क्रॉस करने के लिए आपके लिए तभी जरूरत बनेगी जब राष्ट्रपति शासन लगेगा। ममता जी निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, पर निर्वाचित मुख्यमंत्री कानून के दायरे से बाहर नहीं हो सकती। निर्वाचित मुख्यमंत्री के भारत के संविधान में कुछ उत्तरदायित्व हैं, उनको उनकी कुछ ड्यूटीज है राज्यपाल के प्रति। मैं वह ड्यूटी पर एम्फसाइज अंजना जी इसलिए कर रहा हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के अंदर लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स द गवर्नर। लगातार यदि अगर वो ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रही हैं और एक के बाद आप देखेंगे पब्लिक सर्वेंट्स आर एक्टिंग एज पॉलिटिकल वर्कर्स।
पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली पॉलिटिसाइज्ड। तो हम किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि गवर्नेंस इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन? और इन बातों के लिए मैं लगातार ममता जी को आगाह करता रहा हूं, लिखित में उनको कहता रहा हूं। अब आप देखिए, जो भी प्रश्न उनसे पूछा जाता है उसका जवाब न देना इज नॉट एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। बंगाल की सियासत की एक अजीब पहेली है। एक बार जो दल सत्ता से बेदखल हुआ तो फिर उसकी वापसी नहीं होती। आंकड़े भी बिल्कुल यही बताते हैं और यही वजह है कि बीजेपी बंगाल में बदलाव को लेकर जोश में है, तो ममता उस पर बहस कर रही है। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে তিনি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষে সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। 2011 में लेफ्ट के किले को ध्वस्त कर ममता बनर्जी सरकार में आई थी। ममता बनर्जी ने 34 साल से सत्ता पर काबिज लेफ्ट की विदाई कर दी थी। यही नहीं, 64 साल के इतिहास में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया था। इस जीत से पहले ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता लेफ्ट के वैसे ही हमलों का शिकार हुए थे जैसे हमले अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। तब ममता बनर्जी ने बदला नहीं, बदलाव का नारा दिया था। अब बीजेपी बदलाव के साथ ही बदले की बात कर रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, उतना ही मारिए जितना आप बाद में हजम कर सकें। लाल डायरी में लिखकर रख रहा हूं, सूद समेत वापस देंगे। हम बदलाव भी करेंगे और बदला भी लेंगे। ये ममता बनर्जी के 2011 के नारे का एक तरह से जवाब है। तब ममता ने कहा था, बदला नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। डेमोक्रेसी में इस प्रकार हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन बंगाल में ऊपर से नीचे तक हर जगह हिंसा ही हिंसा है। कारण कि जो सरकार यहाँ सत्ता में है, सत्ता छीन जाने के डर से सत्ता में जमे रहने के लिए हिंसा को ही अपना पॉलिसी बना लिया है। इसलिए यहाँ जब तक ये सरकार रही, यहाँ शांति और स्वाभाविक स्थिति आना बहुत मुश्किल है। चुनाव भी स्वाभाविक होना मुश्किल है। बीजेपी के ऐसे बयान सूबे के सियासी माहौल को गरमा रहे हैं। टीएमसी के हमलों को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। वहीं ममता ने बीजेपी पर बाहरी होने का टैग लगा दिया है। যত ছোট ছোট হোটেল আছে পাড়ায় খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে এবং তারা কারা, তারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের আটকান, বাংলাকে বাঁচান, এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে। ममता के लिए बीजेपी से ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल का सियासी इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ बदलाव का मतलब पूरी तरह से बदलाव होता है। यानी एक बार जिस सियासी दल का सुपड़ा साफ हुआ तो फिर उसकी वापसी नहीं होती। 30 अप्रैल 1977 तक सिद्धार्थ शंकर रे कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार बर्खास्त हुई तो फिर दोबारा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। 21 जून 1977 को सीपीएम के ज्योति बसु ने पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाली। उसके बाद 34 साल तक बंगाल में लेफ्ट का शासन रहा। 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट की सरकार को बेदखल किया। उसके बाद लेफ्ट की वापसी नहीं हुई। अब बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी कर ली है। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्लो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर खिलाना है। पश्चिम बंगाल के सियासी इतिहास को देखते हुए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने ठान लिया है कि वो बंगाल में कमल खिला कर रहेंगे। आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। पश्चिम बंगाल के इतिहास को ममता से बेहतर कौन समझ सकता है। ममता जानती हैं कि एक बार सत्ता हाथ से निकली तो फिर वापसी करना लगभग नामुमकिन होगा। यही वजह है कि अपना गढ़ बचाने के लिए ममता किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
मनोज लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। बंगाल में बीजेपी ने पिछले 6 साल से अपनी सियासी जमीन काफी हद तक मजबूत कर ली है। इस हद तक कि 2021 में वो अपने बंगाल में अपनी सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। पिछले 6 साल के दौरान हुए चुनावों के नतीजे उसकी उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। 2014 के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ चढ़ता जा रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी हर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर करती रही है। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर बंगाल में उम्मीद लगाए बैठी है। इन चुनाव में उसे 42 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं उसे 40.64% वोट मिले थे। टीएमसी को उन चुनाव में 22 सीटें मिली थीं और उसका वोट प्रतिशत था 43.69। अब बीजेपी मिशन 2021 के तहत विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने में जुटी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का करिश्मा उसी तरह हावी रहा है जैसे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। – 2016 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 294 सीटों में से ममता की पार्टी ने 211 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। वहीं बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि वो बाजी पलट देगी। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मुझे याद है कि एक समय था 9 साल पहले हमारा वोट प्रतिशत 4 था। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40। दरअसल बीजेपी ने बंगाल में पार्टी को जड़ से मजबूत करने पर काम किया। ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक उसने पार्टी कैडर को खड़ा किया, भावनात्मक मुद्दों को उठाया और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं ने घर घर जाकर उनका हौसला बढ़ाया। इसका नतीजा स्थानीय निकाय के चुनाव में भी देखने को मिला। 2018 के स्थानीय निकाय के चुनाव में भले ही बीजेपी को टीएमसी के मुकाबले काफी कम सीटें मिली, लेकिन वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। बीजेपी की बढ़ती ताकत को देखते हुए अब ममता बनर्जी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला बंगाली गौरव से करेंगी। अब टीएमसी नेताओं ने भी बीजेपी को बार बार बाहरी कहना शुरू कर दिया है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। बंगाल में बदलाव का नारा बुलंद कर रही बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। तो मिशन 200 प्लस के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है और उसके मुद्दे भी तैयार हैं। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। 2021 के लिए बीजेपी ने लक्ष्य तय कर लिया है और अब उसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। जेपी नड्डा के 2 दिन का दौरा इसी की शुरुआत थी। इस दौरान पहले जहां उन्होंने ममता बनर्जी के इलाके पर धावा बोला, तो वहीं उनका अगला पड़ाव था अभिषेक बनर्जी का इलाका डायमंड हार्बर। विश्वास दिलाना चाहता हूं, चुनाव की तैयारी करो, डायमंड हार्बर से भी हम कमल खिलाएंगे। इस बात को मैं आपको संदेश दूंगा। अब बीजेपी के मिशन 200 को आगे बढ़ाने के लिए 19 दिसंबर को अमित शाह बंगाल पहुंच रहे हैं। 2 दिन के दौरे में सियासी लड़ाई और आगे बढ़ेगी। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। ममता बनर्जी को सियासी शिकस्त देने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि 2021 के चुनाव में जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का मसला और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी। वहीं भ्रष्टाचार के अपने पुराने मुद्दे को भी जोर शोर से उठाएगी। 30 और 1 जुलाई को ईद आती है। ईद मनाना चाहिए, हम चाहते हैं मनाई जाए।
हमें खुशी है, हमारी सरकार जहां जो होती है हम मनाते हैं, हम मनाने की इजाजत भी देते हैं। लेकिन 30 तारीख को ईद मनाने की छुट्टी और 30 के बाद आता है 5 अगस्त, जब भव्य राम मंदिर बन रहा होता है तो उस दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है। लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन क्यों लगाया? पश्चिम बंगाल में करीब 27% अल्पसंख्यक वोटर हैं। इनके बीच टीएमसी की अच्छी पकड़ है। कई सीटों पर वो हार जीत का फैसला तय करते हैं, लेकिन इस बार ममता का खेल बिगाड़ने के लिए ओवैसी की एंट्री हो रही है। मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा, क्या करेंगे आप? मैं लड़ूंगा, यूपी का भी लड़ूंगा 2022 में, हर जगह लड़ूंगा मैं। जीत हार तो जनता तय करेगी, मेरे मुकद्दर में तो होगा। मगर ये जो इनका अहंकार है ना कि आप क्यों लड़ते हैं, हमको नुकसान होता है। ओवैसी की एंट्री के साथ समीकरण बदल सकता है। माना जा रहा है कि इसका नुकसान टीएमसी को होगा और बीजेपी को फायदा मिल सकता है। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो किसान नाराज से सिर्फ कृषि कानून के खिलाफ ही नहीं बल्कि सरकार के व्यवहार से भी। उन्हें लगता है कि सरकार जानबूझकर उन्हें इस मामले में लटका रही है, यानी इसका कोई हल नहीं निकाल रही। सरकार के मन में किसानों के प्रति खोट है, ऐसा किसान कह रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक तो सरकार उनकी सुन नहीं रही, दूसरा दिल्ली पुलिस ने उन किसानों पर केस दर्ज कर लिया है जो सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे थे। मामले दर्ज हुए हैं, बहुत गलत है, माड़ी गल करने नहीं चाहिए है। अही इतने अपना शांत में प्रोटेस्ट करना है। मुकदमा दर्ज हुआ है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं। हाँ जी मैडम, बहुत गलत जे परचा दर्ज होया तो बहुत माड़ी गल है। परचे करके सानू दबा नहीं सकते ते असी अपने हक्का ले आए हैं, हक लेके ही मुड़ांगे। किसान यहाँ पर आया है, किसान को न्याय नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, किसानों की आवाज दबा रहे हैं और किसानों पर एफआईआर कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। किसानों में इस केस दर्ज करने को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। यहाँ पे किसानों का कहना है कि वो यहाँ से नहीं हिलेंगे और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, नाइंसाफी तो उनके साथ हो रही है। उधर सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का कंठ कांप रहा है। किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर की तरह गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का पहरा है। किसानों ने अपना बोरिया बिस्तर घर सब यहीं पर गाजीपुर बॉर्डर पर जमा लिया है। यहीं पर तमाम प्रबंध है, लेकिन मन में एक बात है कि आखिरकार कब तक ये चलेगा। घर से दूर हैं, इस तरीके से काम चल रहा है। जब तक तीनों मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हटेंगे नहीं, ऐसे चलता रहेगा, चाहे 2 साल ले, कितने साल लग जाओ। हम ये कह रहे हैं एमएसपी को हमारे कानून का दर्जा दो, तुमको हम लिखित में दे रहे हैं। जब आप लिखित में देने को तैयार हैं तो एमएसपी को कानून का दर्जा दो ना। अभी तैयारी पूरी चल रही है, बातचीत करेंगे तो हम तैयार हैं किसान बातचीत के लिए। किसान यहाँ भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। देखो, किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, क्लियर बात सुन लो, ठीक है। किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, सरकार वापसी लेने को तैयार नहीं है, तो मेरे पे क्या इलाज है इसका? गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसी भी सूरत में किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास चल रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर तो पुलिस आंदोलनकारियों को मास्क बांट रही है ताकि वो कोविड से बचे रहें। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे किसानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अमृतसर से किसानों का ये जत्था दिल्ली के लिए निकला है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली में तब तक डेरा डालेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे मान नहीं लेती। इसका असर 12 तारीख को भी आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे जोर शोर से पूरे टूल टैक्स रोके जाएंगे, पूरे रेल पटड़ियां रोकी जाएंगी। पूरा देश का किसान, विदेश का किसान सारा हमारे साथ है। हमारा तो यही कहना है कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हमारा ये चलता ही रहेगा। और हमारे ट्रैक्टरों का जो जल्लूस होगा अब के उनका ही यहाँ प्रदर्शन होगा, और अभी गांव से भी और लोग आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। समझना मुश्किल नहीं है कि किसानों के आंदोलन ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखना ये होगा कि आक्रोशित किसानों को सरकार कैसे समझाती है और कैसे किसान आंदोलन खत्म करते हैं। सिंघू बॉर्डर से मौसमी सिंह के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली आज तक।
किसानों का आंदोलन अब और तेज होता नजर आ रहा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर और दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भी किसान लगातार जमा रहे हैं और ऐसे में आज प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों के इकट्ठे होने का सिलसिला जारी है। किसानों ने नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर किसान बिल की शव यात्रा निकाली, जिसका विरोध किसान कई दिनों से कर रहे हैं। किसान लगातार सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद अपना प्रदर्शन और जोर कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों की शव यात्रा निकालकर पूरे विधि विधान से कृषि बिल दाह किया। किसानों का कहना है कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात ही नहीं सुन रही है। सरकार किसानों पर जबरदस्ती से कानून थोप रही है। ये भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति शव यात्रा निकाल रही है, इसलिए निकाल रही है कि जब देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जम करके एक नारा लगा रहा है कि तीनों कृषि बिल वापस लो, तीनों कृषि बिल वापस लो, काले कानून हमें नहीं चाहिए, सरकार जबरदस्ती थोप रही है। किसानों के कल टोल फ्री के ऐलान के मद्देनजर गुरुग्राम दिल्ली सीमा पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। किसानों की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधीश ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर किसी भी आपातकाल स्थिति जैसी स्थिति के मद्देनजर आदेश जारी किए हैं। भरोसा है ऐसे किसी भी कदम से कोई भी ऐसे हमारे व्यक्ति दूर रहेंगे, क्योंकि इससे आम जनजीवन को जितना नुकसान होता है, आप क्या पता किसका कितनी परेशानी में कोई जाना चाहता हो। तो मुझे आशा है ऐसा किसी भी कदम से कोई अवॉइड करेंगे। फिर भी अगर ऐसा प्रयास होता है उसको हम निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। खुफिया तंत्र के पास इनपुट्स ये भी है कि राजस्थान के रास्ते सैकड़ों किसानों का जत्था शाहजहांपुर बॉर्डर के रास्ते रेवाड़ी होते हुए गुरुग्राम और फिर दिल्ली में कूच करने को तैयार है। कल देर शाम राजस्थान मेवात बॉर्डर पर भी महाराष्ट्र से आए सैकड़ों किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 60 ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की तैनाती प्रभावित बॉर्डर से इलाके में की है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर भी सीआईएसएफ के जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी भारी संख्या में जवानों की तैनाती की है। आज तक ब्यूरो। राजस्थान के कोटा के अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 9 बच्चों की मौत हो गई और ये कोटा का वही अस्पताल है जहां पिछले साल 100 बच्चों की मौत ने खलबली मचा दी थी। अब एक बार फिर से बच्चों की मौत ने गहलोत सरकार के तमाम दावों की पोल खोल कर रखती है। भूखा मर के भी यहाँ पर अस्पताल में पड़े हुए हैं। कोटे के इस अस्पताल से निकली हुई ये मैयतें उन मासूम बच्चों की हैं जिन्हें ये तक पता नहीं था कि जिंदगी कैसी होती है। सिर्फ 24 घंटे में बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन गया था जेके लॉन अस्पताल। 9 शिशुओं की मौत सबको सन्न कर गई। ये कोटा के सबसे बड़े अस्पतालों में एक है। यहाँ बच्चों की लाशें निकलनी शुरू हुई तो सरकार के तंत्र का कच्चा चिट्ठा दहाड़ मारता सामने आया। पूरे सिस्टम की पोल खुल गई। कोटा के जेके लोन अस्पताल की लापरवाही किस कदर है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को टेस्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ से उसकी माँ को लेकर जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर जा रही है। क्या कहा है आपको यहाँ पे? वहाँ पे न्यू कहा कि सुदामा हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ जांच करवा के लाओ, बच्चा कुछ भी हो सकता है रात को। बुधवार देर रात 5 बच्चों की मौत हुई, जबकि गुरुवार को 4 बच्चों ने दम तोड़ा। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि अस्पताल में लापरवाही चरम पर है, कोई सुनने जानने वाला नहीं। टेस्ट है जो ये हम नहीं जानते ये टेस्ट क्या है, ये लिखा है और टेस्ट सब यहाँ हो गए, केवल ये एक ही टेस्ट करवाना है। अब ये यहाँ पे बंद हो रहा है कोरोना के चक्कर में। नवजात बच्चों की मौत की खबर फैलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मंत्री, सरकारी बाबू, विपक्ष सब एक्टिव हो गए। बीजेपी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। अभी कल 8 घंटे में 9 नवजात बच्चों की मौत हो जाना, ऐसा लगता है कि बच्चों को जिंदगी और मौत के बीच में जूझते हुए बच्चों को अस्पताल में जान बचाने के लिए नहीं ला रहे, वो अस्पताल में मौत के मुंह में ले जा रहे। पिछले साल दिसंबर में ही कोटा के जेके लॉन अस्पताल में 100 बच्चों की मौत हो गई थी। अब फिर दिसंबर है, अस्पताल में वही खौफ वापस लौट आया है। लेकिन लगता है कि 1 साल में कुछ नहीं बदला है। 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत खतरे की घंटी है। हालांकि गहलोत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, अस्पताल अलर्ट पर है। कोटा जेके लोन अस्पताल में 9 बच्चों की, शिशुओं की मृत्यु की खबर मुझे मिली। मैंने तत्काल
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सरदाना जी से और वहां के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है और ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि किसी भी स्थिति में चिकित्सकों की लापरवाही से एक भी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। इसको आप लोग को इंश्योर करना पड़ेगा। दावा, और यही वाला दावा पिछले साल भी था। पिछले साल 100 बच्चों की मौत के बाद गहलोत सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। सरकार ने दावा किया था कि भविष्य में नवजातों के लिए सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन लगता है मरते बच्चों की सिसकियां वक्त के साथ दफन हो गई। कोटा से संजय वर्मा के साथ देव अंकुर, आज तक। कोरोना को लेकर सख्ती कम हुई तो लापरवाही बढ़ गई। मुंबई के नाइट क्लब्स और बार्स में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीएमसी ने चेतावनी दी है कि अगर वक्त रहते लोग नहीं संभले तो मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। कोविड काल में चल रहे ये पार्टी की तस्वीर मुंबई के एक नाइट क्लब की है। ऐसा लगता है कि नाइट क्लब, पब और बार कोरोना वायरस के लिए सबसे आदर्श जगह है, जहां कोरोना आसानी से लोगों को अपना शिकार बना सकता है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन क्लबों पर पुलिस और बीएमसी द्वारा छापा मारने के बाद ये मामला एक बार फिर सामने आया। नगर पालिका ने अन्य नाइट क्लबों में भी छापा मारा है। इस बार हजारों लोगों को नाइट क्लबों में बिना मास्क के पाया गया। नगर पालिका ने शहर के अन्य नाइट क्लबों पर भी छापा मारा। इस बार हजारों लोगों को नाइट क्लब में बिना मास्क के देखा गया। हमने लोगों को ये रिक्वेस्ट किया है, स्पेशली रेस्टोरेंट्स, पब्स और नाइट क्लब्स, कि आपको जो भी हमने एसओपी के हिसाब से हमने आपको 11 साढ़े 11 बजे का टाइम दिया रात को, उसका अर्थ ये नहीं कि आप सुबह 4 बजे तक आप धंधा चलाएं और हजारों लोगों को इकट्ठा करें, क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर्स हैं। अगर इनको हमने कंट्रोल नहीं किया तो फिर हालत बिगड़ सकती है। तो उसके मद्देनजर हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि हम अगर ये हालत नहीं सुधरेगी और लोग ऐसे ही बिहेव करते रहेंगे, तो आगे क्रिसमस भी आ रहा है, न्यू ईयर भी आ रहा है, अगर लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे और मुंबई की हालत खराब होने की जो एक पॉसिबिलिटी हम नकार नहीं सकते, तो निश्चित तौर से नाइट कर्फ्यू का विचार करना पड़ेगा। दरअसल 5 और 6 दिसंबर की रात में लोअर परेल के एक पब में बिना मास्क 1000 लोगों के साथ पाए जाने पर बीएमसी ने ये चेतावनी जारी की है। इस पब ने मेगा पार्टी का एक विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद वहां पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। अभी हमने पिछले संडे को हमारे ध्यान में आया कि कुछ नाइट क्लब्स, पब्स में हजारों के लोगों में संख्या रात को लोग इकट्ठे होते हैं। उदाहरणार्थ एक एपिटोम नाम का नाइट क्लब है टोडी मिल कंपाउंड में, परेल में, जहां पे 1000 से ऊपर लोग हमने खुद पकड़े जो बिना मास्क के रात को 1 बजे के आसपास वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे। और हमें कंप्लेंट मिला था कि सुबह 4 बजे तक ये खुला रहता है और वहां 2-2 हजार लोग रहते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण बांद्रा में मिला हमें, ऐसा ही उदाहरण एक सेंटा क्रूज में मिला हमें। तो अभी हमने एक उदाहरण निर्माण करने के लिए जो एपिटोम पर हमने एफआईआर दर्ज किया है। आज भी अगर हम देखने जाएं तो मुंबई शहर में कुछ लोग जो है उसका दुरुपयोग करना शुरू कर रहे हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं कर सकते। और मुंबई कमिश्नर चाहते भी हैं कि भाई इस तरीके का कोई नाइट कर्फ्यू लागू किया जाए। फिलहाल सरकार ने ऐसे कोई निर्णय लिए नहीं है, लेकिन लोगों ने अगर इस तरीके से जो एसओपी हमने बताया हुआ है कि उन्हें मास्क पहनना है, गाड़ी के अंदर भी पहनना है और ज़्यादा लोगों को नहीं लेके चलना है, गर्दी नहीं करनी है, हमने शादी के लिए अगर थोड़ी छूट दी है तो रिस्ट्रिक्शन दिया है कि 50 आदमी होना चाहिए। अगर आप 300-400 लोगों को बुलाने का काम करेंगे, होटल्स में, क्लब्स अगर पूरी तरीके से अगर सही तरीके से नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर सरकार को आगे चल के इस तरीके से कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेंगे जो मुंबई शहर के बाकी के लोगों को अच्छा नहीं लगे। गौरतलब है कि गुरुवार को मुंबई में 798 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और अब ऐसे मामलों के कारण आयुक्त ने राज्य सरकार से कहा है कि वो मुंबई में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दे, क्योंकि नागरिकों को कोरोना प्रैक्टिस एक्ट का पालन नहीं करना है। बीएमसी ने साफ कर दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे मानकों का पालन न करने वाले पब्स और डिस्को अगर सुधरे नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ विद्या, मुंबई, आज तक।